इनका पर्पस क्या है ये देखना पड़ेगा और एनडीए का पर्पस क्या है ये देखना पड़ेगा। इन दोनों को जब आप देखोगे तो तब आपको क्लियर होगा कि एक्चुअल में इसके पीछे की जो पॉलिटिक्स है वो क्या है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये नया ग्रुप बना क्यों। प्रश्न तो ये आता है ना सबसे पहले कि ये नया ग्रुप क्यों बना। इतनी पुरानी पार्टी, 70 साल पुरानी पार्टी, जिसके पीएम रहे सारे, उनको 26 बंदों को अपने साथ लगाने की क्या जरूरत पड़ी। पहला प्रश्न तो ये आएगा ना कि इन्होंने 26 बंदों को क्यों लगाया। और अगर हम इसको अगर एनालाइज करें तो सीधी सी बात है कि एक ही एजेंडा है कि हमें मोदी को हटाना है। आप कभी भी देखना, वो कभी भी ये नहीं कहते कि बीजेपी को हटाना है। मोदी की इज्जत नहीं कर रहे। एक चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। अगर अपोजिशन वाले ये समझते हैं कि वो मोदी की इज्जत कर रहे हैं या कोई देश का बंदा ये समझे कि वो मोदी की इज्जत कर रहे हैं, तो वो मोदी की इज्जत नहीं कर रहे। वो मोदी के काम की इज्जत कर रहे हैं, वो उसकी नीतियों की इज्जत कर रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि इस बंदे ने 9 साल में वर्किंग कैसे करी, इसने कोरोना काल में स्थिति को कैसे हैंडल करा। आज G20 में भी तो इतने लोग आएंगे ना हमारे यहाँ, एक हफ्ते बाद आपके सामने पोजीशन पता चलेगी। उनका जो फीडबैक होगा वो भी काबिले तारीफ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत अच्छे से मैनेज कर। आज आप ये देखिए कि देश से बाहर इंडिया की क्या पोजीशन है और 14 से पहले इंडिया की क्या पोजीशन थी। अगर हम उन दोनों चीज़ों को एनालाइज करेंगे तो क्लियर आ जाएगा कि मोदी ने क्या किया है। जब इन्होंने ये चीज़ कही कि लोकतंत्र खतरे में रहा है, तो आप एक चीज़ देखिए कि वो उन्होंने तब कहा था कि जब वो कर्नाटक में नहीं जीते थे। जब कर्नाटक में जीत गए तो उसके बाद उन्होंने ये बात कहनी बंद कर दी, क्योंकि अब उनको लगा कि नहीं, लोकतंत्र तो अभी है। आज वहाँ पे कर्नाटका में बीजेपी हारी है तो लोकतंत्र खतरे में कहाँ रहा। और अगर आज बीजेपी वहाँ से जीत जाती तो फिर क्या होता। फिर यही पार्टी कहती कि लोकतंत्र भी खतरे में है। और ये जो मशीनें होती है ना, मशीनों की हेरा फेरी है। पंजाब में जीते तो ईवीएम ठीक था और अगर हारे तो गलत है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि पब्लिक जो है वो सब समझती है, पढ़ी लिखी है। क्या नाम हुआ अंकल जी? नरेश साहनी। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। जी हाँ। क्या लग रहा है जिस तरह से एक तरफ इंडिया गठबंधन हुआ है IN.DDIA, मतलब इतने सारे डॉट, 4-5 डॉट लग गए इंडिया के बीच में, और एक तरफ एनडीए है जो 39 पार्टियों का सहारा लिए हुए, एक तरफ 26 पार्टियां एकजुट हुए हैं, तो क्या लग रहा है जीत किसकी होनी है? सर ऐसे है कि मेरा ये मानना है कि जो आपने पहली चीज़ कही कि वो 26 पार्टियां या वो 36 पार्टियां हैं, 39 पार्टियां हैं। जो 39 पार्टियां बेसिकली मेन पार्टी तो एक ही है, बीजेपी। मेन पार्टी बीजेपी है, बाकी उन्होंने छोटी पार्टियों को एज ए सपोर्ट अपने साथ ज्वाइन कर लिया है। और ये जो 26 पार्टियां हैं जो ID इंडिया को जिन्होंने इंडिया नाम का यूज़ करने चाह रहे हैं, मेरा ये मानना है कि इनका पर्पस क्या है ये देखना पड़ेगा और एनडीए का पर्पस क्या है ये देखना पड़ेगा। इन दोनों को जब आप देखोगे तो तब आपको क्लियर होगा कि एक्चुअल में इसके पीछे की जो पॉलिटिक्स है वो क्या है। एक कहता है कि मैं देश का विकास करूंगा, एक कहते हैं कि हमें विकास तो हम करेंगे, बाद में करेंगे, जब हमें आप लाओगे तो हम सोचेंगे कि हम क्या करेंगे। और एक कह रहा है कि मैं कर रहा हूँ, वो अपनी जो उसने काम करा है वो गिना रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये नया ग्रुप बना क्यों। प्रश्न तो ये आता है ना सबसे पहले कि ये नया ग्रुप क्यों बना। इतनी पुरानी पार्टी, 70 साल पुरानी पार्टी, जिसके पीएम रहे सारे, उनको 26 बंदों को अपने साथ लगाने की क्या जरूरत पड़ी। पहला प्रश्न तो ये आएगा ना कि इन्होंने 26 बंदों को क्यों लगाया। और अगर हम इसको अगर एनालाइज करें तो सीधी सी बात है कि एक ही एजेंडा है कि हमें मोदी को हटाना है। आप कभी भी देखना, वो कभी भी ये नहीं कहते कि बीजेपी को हटाना है। अगर पॉलिटिकली अगर पार्टी वाइज यही है कि मोदी को सत्ता से हटाना है, पार्टी वाइज चला जाए, अगर देखा जाए तो उनको ये कहना चाहिए कि हमें बीजेपी को हटाना है। पर आपने ध्यान दिया होगा वो कभी ये नहीं कहते कि हमें बीजेपी को हटाना है, वो कहते हैं कि हमें मोदी को हटाना है। अब क्लियर एजेंडा उनका क्लियर हो गया कि मोदी को हटाना है। अब इधर जो इनका जो एनडीए है, इनका जो अगर हम देखें 2014 से पहले और 2014 से बाद का ही तो आप 9 साल का ही तो करोगे। अटल जी का अगर आप काल साइड कर दो तो 9 साल में मोदी जी ने क्या करा। ये जो 9 साल थे ये नॉर्मल साल नहीं है। इसमें हमने एक ऐसी बीमारी को झेला है, कोरोना जैसी बीमारी, जिसको वर्ल्ड ने
कहा है कि बहुत अच्छे से कंट्रोल करा है। नो डाउट सेकेंड लहर में कुछ चीज़ें हुई हैं, पर आप ये देखिए कि इतनी वैक्सीन बनाना, इतना कंट्रोल करना, विदेशों में भेजना। अच्छा, ओपोजिशन ने उसका भी एतराज़ करा। उन्होंने कहा ये वैक्सीन जिन्होंने बनाई है उनको क्रेडिट नहीं दे रहे। वो ये कह रहे हैं कि ये बनाई क्यों, जो टाइम पीरियड है वो क्यों। जब हमें इमरजेंसी है, हमें सब बंदों को कंट्रोल करना है, तो मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए, जाना चाहिए क्रेडिट, कि उन्होंने जो कोरोना काल में देश को संभाला है, मैं कहता हूँ काबिल तारीफ है। और जो कोरोना टाइम पे उन्होंने संभाला, इसके अलावा देखा गया कि अपना देश कभी दूसरे देश की मदद नहीं कर पाया, लेकिन मोदी जी के रहते हुए दूसरे देश में वैक्सीन गई। दूसरे देश के जो मंत्री हुए, प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए, वो मोदी जी को थैंक्स कहते हुए, उसके बाद में अब जब मोदी जी विदेश में जाते हैं, विदेश धरती पे, तो वहाँ के जो भी बड़े नेता हैं वो बड़ी इज्जत की नज़रों से देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को। आप एक बात मानिए, मेरा ये मानना है कि वो मोदी की इज्जत नहीं कर रहे। एक चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, अगर अपोजिशन वाले ये समझते हैं कि वो मोदी की इज्जत कर रहे हैं, या कोई देश का बंदा ये समझे कि वो मोदी की इज्जत कर रहे हैं, तो वो मोदी की इज्जत नहीं कर रहे, वो मोदी के काम की इज्जत कर रहे हैं, वो उसकी नीतियों की इज्जत कर रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि इस बंदे ने 9 साल में वर्किंग कैसे करी, इसने कोरोना काल में स्थिति को कैसे हैंडल करा। आज G20 में भी तो इतने लोग आएंगे ना हमारे यहाँ, एक हफ्ते बाद आपके सामने पोजीशन पता चलेगी, उनका जो फीडबैक होगा वो भी काबिल तारीफ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत अच्छे से मैनेज कर। आज आप ये देखिए कि देश से बाहर इंडिया की क्या पोजीशन है और 14 से पहले इंडिया की क्या पोजीशन थी। अगर हम उन दोनों चीज़ों को एनालाइज करेंगे तो क्लियर आ जाएगा कि मोदी ने क्या किया है। अच्छा सर, एक सवाल और है, जैसे कांग्रेस है मोदी जी पे और बीजेपी पे एक सवाल खड़ा करती है कि पिछले 9 साल 10 साल में देश ने इतनी ज़्यादा बेरोजगारी, महंगाई बढ़ गई है कि अब जनता त्रस्त हो गई है। अब जनता चाहती है कि दोबारा महागठबंधन की सरकार बने, मोदी जी सत्ता से वापसी मतलब सत्ता से हट जाएं, और लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है मोदी जी के रहते हुए। जब इन्होंने ये चीज़ कही कि लोकतंत्र खतरे में रहा है, तो आप एक चीज़ देखिए कि वो उन्होंने तब कहा था कि जब वो कर्नाटक में नहीं जीते थे। जब कर्नाटक में जीत गए तो उसके बाद उन्होंने ये बात कहनी बंद कर दी, क्योंकि अब उनको लगा कि नहीं, लोकतंत्र तो अभी है। आज वहाँ पे कर्नाटका में बीजेपी हारी है, तो लोकतंत्र खतरे में कहाँ रहा। और अगर आज बीजेपी वहाँ से जीत जाती तो फिर क्या होता, फिर यही पार्टी कहती कि लोकतंत्र भी खतरे में है। और ये जो मशीनें होती है ना, मशीनों की हेरा फेरी है। पंजाब में जीते तो ईवीएम ठीक था, और अगर हारे तो गलत है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि पब्लिक जो है वो सब समझती है, पढ़ी लिखी है, एक बात नहीं है। खाली न्यूज़ के ऊपर वोटिंग नहीं होती। आप लोग अगर चाहो कि हम किसी को हाईलाइट कर दें या उससे, तो ये पॉसिबल नहीं है। कुछ टाइम के लिए हो सकता है, बट काम बोलेगा, काम बोलेगा। आज की डेट में जैसे आपने गठबंधन की बात करी, अगर मैं गठबंधन की अगर थोड़ी सी भी डिटेल में जाऊं, दिल्ली में हमारे सीएम साहब किस बेस पे आए, उन्होंने, अगर आप उनकी पिछली क्लिपिंग देख लोगे तो कांग्रेस को और शीला दीक्षित को उन्होंने जितने लिस्ट बना रखी थी, स्कूटरों के पीछे लिखा हुआ था कि मैं इतने % ईमानदार हूँ, वो इतने % बेईमान है। आज उसी कांग्रेस के साथ वो गठबंधन कर रहे हैं। केजरीवाल का तो एक बयान ये भी वायरल हो रहा है कि उन्होंने कसम खाई थी अपने बच्चों की कि मैं कांग्रेस से या किसी भी पार्टी से कभी गठबंधन नहीं करूंगा। सारी पार्टियां, जितनी पार्टियां हैं देश में, वो सब करप्टेड हैं। की बात को समझ रहा हूँ। आप एक बात समझिए, आप एक पोस्ट पे आने से पहले अगर कोई स्टेटमेंट देते हो और पोस्ट पे आने के बाद स्टेटमेंट देते हो, इन दोनों में फ़र्क होता है। जब वो सीएम नहीं थे तो उन्होंने जो कहा उसको आप इग्नोर कर सकते हो, बट अगर आप किसी पोस्ट पे आ जाते हो तो आपके हर वर्ड का एक मीनिंग होता है। अगर आप किसी डेलीगेशन को मिलने जा रहे हैं तो आपकी पोस्ट के हिसाब से आपका पहनावा भी होना चाहिए। अगर आज मैं पीएम साहब से मिलने जा रहा हूँ, जब बाहर के किसी पीएम से मिलने जा रहा हूँ और मैं चप्पल डाल के जाता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि ये वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, क्या वो साबित करना चाहते हैं कि क्या मैं गरीब हूँ इसलिए। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। जहाँ आप जाओगे आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उसी हिसाब से होनी चाहिए, मीटिंग के हिसाब से होनी चाहिए। और अगर आप सीट्स पे बैठे हैं
पोस्ट पे बैठे हैं तो आपके हर वर्ड का मीनिंग होगा, आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। जैसे मैं एक पॉइंट मेरे माइंड में आ रहा है, जैसे उन्होंने ये कहा था कि दूसरी पार्टियों में सारे अनपढ़ हैं। ये बात कहने की नहीं है। क्या मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, पहले मैं क्लियर कर दूं। कपिल सिब्बल क्या अनपढ़ है? आप बताइए, वकील है। दूसरी पार्टियों में वकील नहीं है, आप उनको कहो जी वो सारे अनपढ़ है और हम पढ़े लिखे हैं, तो ये मैं कहता हूँ कि ये पद की शोभा नहीं है कैसी स्टेटमेंट देना। अच्छा, एक सवाल सर और आपसे हम करेंगे। राहुल गांधी की सदस्यता अभी बहाल हो गई है। अब राहुल गांधी लोकसभा में बैठ सकते हैं, जा सकते हैं। अब उनको बोलने का मौका भी मिलता है, बोलते भी हैं वो। क्या 2024 का जो चुनाव आ रहा है, क्या महागठबंधन का चेहरा राहुल गांधी हो सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के अपोजिट में? ऐसे है, पहली बात तो मैं आपको ये एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो उसकी सदस्यता जो है कोर्ट ने अभी रोकी है, स्टे करा है, उनको क्लीन चिट नहीं दी है। जब उनकी सज़ा अभी रुकी हुई है, अगर कल 2 साल से नीचे की सज़ा हो जाती है तब ये रहेगी, और अगर 2 साल को उन्होंने कंटिन्यू रख दिया तो फिर वापस हो जाएगी। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि उनकी सज़ा माफ़ होगी। अच्छा, राहुल गांधी को ये भी देखा जाता है कि अभी जैसे वो गरीब तबके के लोग जो हैं, जैसे फल मंडी में, सब्जी मंडी में जाके मिलते हैं, कहीं भी मोटर मैकेनिक की दुकान होती है तो वहाँ पे जाके वो गाड़ियों की सर्विस करने लगते हैं, गाड़ियों को देखने लगते हैं। अभी पैंगोंग में गए थे, वहाँ पे वो मोटर बाइक राइड कर रहे थे, तो वो गरीब तबके के साथ एक जुड़ाव दिखा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि ये केवल अडानी अंबानी के दोस्त हैं, अडानी अंबानी को लेके बात करते हैं, उसके अलावा इनका कोई है ही नहीं। ये कहना चाह रहा हूँ, आप एक बात समझिए, आपने अडानी जी का नाम लिया। अगर आप अडानी जी के ऊपर अगर देखेंगे तो सबसे पहले उनको राजीव गांधी जी ने सपोर्ट करा था उस समय। उसके बाद अब उनको राजीव गांधी जी ने सपोर्ट करा था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कई काम करे, किसने सपोर्ट करा किसने नहीं करा, आज उनका नाम आया है। राजस्थान गवर्नमेंट ने भी उनको ज़मीन अलॉट करी है। हर स्टेट चाहती है कि हमारे यहाँ फंड आए, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आए। मैं इसको गलत नहीं मानता। आप एक बात समझिए कि अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो चाहे हर स्टेट चाहेगी, तो उसमें पार्टी वाला इशू नहीं है कि ये बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है। हर बंदा हर स्टेट ये चाहेगी कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आए। तो अगर अडानी को राजस्थान ने लिया इन्वेस्टमेंट को लिया, तो मैं समझता हूँ कोई गलत नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल सर मेरा आपसे, 2024 का चुनाव है, एनडीए या इंडिया? जहाँ तक मैं समझता हूँ, इंडिया जो अभी आवाज़ आई है इंडिया की, ये आपस में ही लड़के दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर जिता देंगे। अगर ये आपस में नहीं लड़े तो आप ये कह सकते हो कि कंपटीशन होगा, पर अगर ये आपस में लड़े, अभी ये मीटिंग हो रही है बॉम्बे में, रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद हम सोच सकते हैं कि आगे क्या होगा। पर अभी आपस में ये पहले फाइनल कर लें कि हम कहाँ खड़े हैं। अगर उनको टक्कर देनी है तो इनको एक होना पड़ेगा, और अगर एक नहीं हो पाए तो टक्कर नहीं दे पाएंगे। सिंपल सा सवाल है। थैंक यू।